नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 15 के चैप्टर 5 जो है इकोनॉमिक एनालिसिस, उससे 20 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। बिल्कुल। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। आप अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। एकदम सही। तो चलो, अब बिना देरी किए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, Which branch of economics deals with the decision-making process of individual households and firms? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइक्रोइकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी माइक्रोइकोनॉमिक्स या ऑप्शन डी फिस्कल इकोनॉमिक्स। ओके। तो इसका हिंदी में मतलब है कि अर्थशास्त्र की वो कौन सी ब्रांच है जो किसी एक इंडिविजुअल घर या कंपनी के डिसीजन पर फोकस करती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, क्योंकि माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, इसलिए ये इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करता है। समझ गया। और बाकी ऑप्शंस? जो मैक्रो और ग्लोबल वाले ऑप्शंस है ना, वो गलत है, क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, बड़े लेवल पर। बिल्कुल लॉजिकल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which branch of economics focuses on the big picture of the economy? ये उसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या ऑप्शन डी कॉर्पोरेट फाइनेंस। राइट। इसका मतलब हुआ कि बिग पिक्चर यानी पूरी अर्थव्यवस्था को कौन सी ब्रांच देखती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। इसमें ना हम पूरी इकोनॉमी के बड़े फैक्टर्स देखते हैं, जैसे देश की जीडीपी, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई। मतलब पूरे देश का हाल। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम टिप दूंगी यहाँ। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल और मैक्रो मतलब बिग पिक्चर। स्टूडेंट्स अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं। ये टिप बहुत काम आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। Which two entities are the major influencers of public policies in an economy? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनीज एंड एनजीओज, ऑप्शन बी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी स्टॉक मार्केट एंड बैंक्स या ऑप्शन डी इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ओके। मतलब इकोनॉमी में पब्लिक पॉलिसी को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। मतलब सरकार और रिजर्व बैंक। एकदम सही। इसे थोड़ा डिटेल में समझें तो जो सरकार है वो राजकोषीय नीति बनाती है, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा RBI, वो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। यही दोनों पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। समझ आ गया। इसी से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Policies undertaken by the government regarding its revenue and expenditure are known as. ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन बी फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन सी ट्रेड पॉलिसी, ऑप्शन डी फॉरेन पॉलिसी। ओके। हिंदी में कहें तो सरकार की कमाई और खर्चे वाली पॉलिसी को क्या कहते हैं? अभी आपने थोड़ा हिंट भी दिया था। हाँ, मैंने अभी बताया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, तो फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है? इसमें सरकार के टैक्स से जुड़े फैसले, जो उनका रेवेन्यू है और सरकार कहाँ पैसा खर्च करेगी, ये सब आता है। एकदम क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज इन्फ्लेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑप्शन बी जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन सी इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, ऑप्शन डी फॉल इन प्राइसेस। राइट। तो असल में महंगाई या इन्फ्लेशन का सही मतलब क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब हर चीज महंगी हो जाती है। हाँ, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो जब हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं और हमारे पैसों की वैल्यू, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाती है। जो सामान 100 रुपए में आता था वो अब 150 का हो जाता है। बिल्कुल, यही इन्फ्लेशन है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज रेपो रेट? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रेट एट विच पब्लिक बोरोज फ्रॉम बैंक्स, ऑप्शन बी रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन सी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी एक्सचेंज रेट। तो रेपो रेट का सही मतलब क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। देखो, जैसे हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम बैंक जाते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। वैसे ही जब बैंकों को पैसों की जरूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक यानी RBI के पास जाते हैं। अच्छा। तो जिस रेट पर RBI उन्हें लोन देता है वही रेपो रेट है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? ये उसी का उल्टा है। हाँ। ऑप्शंस है ऑप्शन ए रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन बी रेट एट विच बैंक्स लेंड टू द पब्लिक, ऑप्शन सी
टैक्स रेट, ऑप्शन डी जीडीपी ग्रोथ रेट। ओके, अच्छा, तो रेपो का उल्टा रिवर्स रेपो होगा। राइट, इसका क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। मतलब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। हाँ, जब इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसे हम एक्सेस लिक्विडिटी कहते हैं, तो आरबीआई बैंकों से वो पैसा वापस ले लेता है। या ये कह लो कि बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं। तो उस पर आरबीआई जो इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 8, CRR स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस। ऑप्शन ए, क्रेडिट रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन सी, करंट रिटर्न रेशियो, ऑप्शन डी, सेंट्रल रिजर्व रेट। CRR का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो। और यहाँ एक एग्जाम टिप है, ये फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है वैसे? ये वो मिनिमम कैश होता है जो कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना ही पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, मतलब वो पैसा बैंक छू नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, वो आरबीआई के पास ब्लॉक रहता है। हाँ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, actions taken by the central bank to manage money supply and interest rates are known as। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन बी, फॉरेन पॉलिसी, ऑप्शन सी, मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन डी, ट्रेड पॉलिसी। राइट। तो सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है उस एक्शन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब मौद्रिक नीति। हाँ, याद है क्वेश्चन 3 और 4 में हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था? हाँ, वो तो सरकार बनाती है। एकदम सही। फिस्कल पॉलिसी सरकार का काम है और यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का काम है, जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन सी, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रेवेन्यूज, ऑप्शन डी, हाई इन्फ्लेशन रेट। तो हिंदी में राजकोषीय घाटा क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर इट्स रेवेन्यूज। मतलब सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया। बिल्कुल। जब सरकार की कमाई यानी रेवेन्यू कम हो और खर्चा यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो उस गैप को ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं और इसे हमेशा जीडीपी के परसेंटेज में नापा जाता है। समझ गया। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम लोग सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो ये गलत है, प्रैक्टिस और भी चाहिए। बिल्कुल, एग्जाम क्लियर करने के लिए तो और मेहनत लगेगी। हाँ, nismseries.com पे hundreds of questions है, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सही बात है। चलो, अब बचे हुए 10 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। When the central bank increases the cash reserve ratio, CRR, the money available with banks to lend, options, option A increases, option B decreases, option C remains the same, option D doubles. तो इसका मतलब है कि जब सेंट्रल बैंक CRR बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक्स के पास लोन देने के लिए जो पैसा बचता है उसका क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। वो घट जाता है। इसका लॉजिक क्या है? देखो, बहुत सिंपल है। अगर बैंकों को अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ेगा तो उनके पास पब्लिक को लोन देने के लिए पैसा कम ही तो बचेगा ना। हाँ, वो पैसा तो ब्लॉक हो गया। बिल्कुल, इसलिए लोन देने की क्षमता डिक्रीज हो जाती है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12। A high current account deficit CAD typically causes the nation's currency to। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, strengthen, ऑप्शन बी, weaken, ऑप्शन सी, remain stable, ऑप्शन डी, fluctuate unpredictably। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट अगर ज्यादा हो तो देश की करेंसी पे क्या असर पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वीकन। करेंसी कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हम दुनिया से खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। मतलब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम। हाँ, तो हमें दुनिया को पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले कमजोर यानी वीकन हो जाती है। बहुत ही लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डिस्टिंग्विशेस एफडीआई फ्रॉम एफपीआई? ऑप्शंस। ऑप्शन ए, एफडीआई शॉर्ट टर्म, एफपीआई इज लॉन्ग टर्म, ऑप्शन बी, एफडीआई इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, एफपीआई डज नॉट, ऑप्शन सी, एफडीआई इज ओनली फॉर गवर्नमेंट, एफपीआई इज फॉर प्राइवेट, ऑप्शन डी, देयर इज नो डिफरेंस। इन दोनों में मेन फर्क क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, FDI involves management participation, FPI does not। हाँ, मतलब एफडीआई में मैनेजमेंट का रोल होता है। हाँ, आसान भाषा में बताऊं तो FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें विदेशी इन्वेस्टर कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। और एफपीआई? FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टर सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट जैसे शेयर या बॉन्ड्स में पैसा लगाता है बिना मैनेजमेंट में घुसे। अच्छा, तो वो सिर्फ मुनाफे से मतलब रखते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मनी फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई, इज ऑफन कंसिडर्ड हॉट बिकॉज इट कैन बी पुल्ड आउट क्विकली। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, कोल्ड, ऑप्शन बी, हार्ड, ऑप्शन सी, हॉट,
ऑप्शन डी इजी, राइट? तो एफपीआई के पैसे को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉट मनी। हॉट मनी। ये टर्म क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो एफपीआई वाले इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। जरा सा भी रिस्क लगने पे वो तुरंत अपना पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं। मतलब ये पैसा एक जगह रुकता नहीं है? एकदम सही। इसलिए इसे इकोनॉमी के लिए एक रिस्क फैक्टर माना जाता है और इसे हॉट मनी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डिमांड बीइंग इन एक्सेस ऑफ अवेलेबल सप्लाई इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऑप्शन बी, डिफ्लेशन। ऑप्शन सी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऑप्शन डी, हाइपर इन्फ्लेशन। ओके। मतलब जब डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा हो तो उस महंगाई को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कैसे काम करता है? एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लो मार्केट में सिर्फ 10 मोबाइल फोन हैं और खरीदने वाले 100 लोग हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, तो फोन का दाम अपने आप बढ़ जाएगा। जब डिमांड की वजह से दाम ऊपर खिंचते हैं या पुल होते हैं तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। Which sector constitutes approximately 60% of India's GDP? ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी सर्विस, ऑप्शन डी माइनिंग। राइट। तो इंडिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा कहाँ से आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्विस सेक्टर। अच्छा, एग्रीकल्चर नहीं है? नहीं। स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भली कृषि यानी एग्रीकल्चर में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी या जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा जो लगभग 60% है वो सर्विस सेक्टर से ही आता है। मतलब आईटी, बैंकिंग, ये सब? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन फेज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टिपिकली ऑप्शंस, ऑप्शन ए rises, option B falls, option C remains unchanged, option D fluctuates। ओके। मतलब जब इकोनॉमी बढ़ रही होती है, एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो बेरोजगारी दर पे क्या असर पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। बेरोजगारी गिर जाती है। हाँ, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ रही होती है, जिसे हम बूम या एक्सपेंशन कहते हैं, तो नए बिजनेस बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है नई नौकरियां बनेंगी। एकदम सही। जब नई नौकरियां बनेंगी तो बेरोजगारी दर तो अपने आप गिर जाएगी ना। बिल्कुल लॉजिकल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज इन द इकोनॉमिक साइकिल? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक्सपेंशन बूम, ऑप्शन बी स्लो डाउन, ऑप्शन सी रिसेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट। तो इकोनॉमिक साइकिल का स्टेज कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये तीनों ही स्टेजेस हैं। हाँ, इकोनॉमिक साइकिल के मेन 4 फेज होते हैं। पहला एक्सपेंशन या बढ़ना, दूसरा स्लो डाउन यानी धीमा होना, तीसरा रिसेशन यानी मंदी, और चौथा होता है रिकवरी यानी वापस उभरना। अच्छा, तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। बिल्कुल, और एनालिस्ट्स इनका यूज इकोनॉमी के फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी रिड्यूस इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज मनी सप्लाई, ऑप्शन डी डीवैल्यू द करेंसी। ओके। मतलब अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वो असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूस इन्फ्लेशन। महंगाई कम करने की? कैसे? यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो लोन महंगे हो जाते हैं। जब लोन महंगे होंगे तो लोग कम खर्च करेंगे। इससे मार्केट में मनी सप्लाई घटती है, डिमांड कम होती है और इसी से महंगाई यानी इन्फ्लेशन कम होती है। ये तो पूरा एक चेन रिएक्शन है। एकदम सही कहा। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो आज का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। विच मार्केट फैसिलिटेट्स द कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुड्स मार्केट, ऑप्शन बी फाइनेंशियल मार्केट, ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन डी रियल एस्टेट मार्केट। राइट। तो जो पैसा हम बचाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट में कौन सा मार्केट बदलता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। हाँ, जो पैसा हम बचाते हैं ना, हमारी सेविंग्स, उसे सही जगह इन्वेस्ट करने और इकोनॉमी की ग्रोथ में लगाने का काम फाइनेंशियल मार्केट ही करता है। मतलब जैसे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल, यही वो जगह है जो हमारी सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करती है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। काफी डिटेल डिस्कशन हुई है आज। स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है
NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहाँ। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम, प्रैक्टिस करते रहो। और जाने से पहले जरा ये सोचिएगा कि जब भी आप न्यूज़ में RBI के इंटरेस्ट रेट बदलने की खबर सुनते हैं तो उसका सीधा असर आपकी जेब और आपकी सेविंग्स पर कैसे पड़ता है। बिल्कुल, इस चैप्टर की नॉलेज को अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर देखिए, सब आसान लगने लगेगा। मिलते हैं अगले सेशन में।